अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 30 अक्टूबर है, दिन है बुध का, और मैं आपके लिए दुआगो हूं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, मुकम्मल कोशिश करने के बाद कि ग्राउंड इन्वेजन में कामयाबी हासिल की जाए, लेकिन मुंह की खाने के बाद और बहुत बड़े बड़े नुकसान करवाने के बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से ग्राउंड इन्वेजन हुआ है तब से लेकर अब तक 900 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं, और वहीं पर एक बहुत बड़ी तादाद जख्मियों की है जो कि हॉस्पिटल्स में मुकम्मल तौर पर अपाहज हो चुके हैं। इन तमाम तर नाकामियों के बाद आज ग्राउंड इन्वेजन को काफ़ी दिन हो गए हैं और इन दिनों में 41 मरकावा टैंक तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल और इसका बेशुमार नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा है। इस सब के बाद ग्राउंड इन्वेजन से तौबा कर ली और ग्राउंड इन्वेजन को खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ फिजाई हमले जारी हैं जिनको टारगेटेड ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच में एक और बहुत घिनौना खेल खेला जा रहा है जिसके मुताल्लिक मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इसके मुताबिक लबनान के अंदर जो यूएस की एम्बेसडर है जिसका नाम लीजा जॉनसन है, उसने वहां पर एक जिसे रिजीम चेंज करना कहते हैं, तो वहां पर रिजीम चेंज के हवाले से वो एक सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह के बाद का सिनेरियो, आफ्टर हिजबुल्लाह क्या होना चाहिए यहां पर और क्या नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में लीजा जॉनसन लबनानी सियासतदानों से मुलाकातें कर रही है और उनसे ये कह रही है कि इसराइल हर चीज जंग से हासिल नहीं कर सकता। यानी ग्राउंड इन्वेजन और बमबारी करने के बाद अब ये बयान आ गया है कि हर चीज जंग से हासिल नहीं की जा सकती। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम भी अपना किरदार अदा करो। वहीं पर इत्तेहादी जो हिजबुल्लाह के खिलाफ हैं और जो अमेरिका के हामी हैं, उनसे कहा है कि लबनानी आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर जनरल जोसेफ ओन को लबनान का सदर बना दिया जाए और वो एक ताकतवर आर्मी चीफ सेलेक्ट करें जो कि हिजबुल्लाह के साथ कन्फ्रंट्रेशन करे और इस तरह से चीजें चलें और रेजीम चेंज हो जाए। और ताकि लबनान को अब वहीं पर एक और ऐलान भी किया गया है कि जो टारगेट से, जो मिलिट्री टारगेट से, जो मिलिट्री गोल्स थे वो हमने हासिल कर लिए हैं और अब एक वक्त आ चुका है कि अब हम एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हासिल करें, एक डिप्लोमेटिक हल की तरफ जाएं इस तमाम मामले का लबनान के साथ। तो वहीं पर इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि लबनान के अंदर रिजीम चेंज करके एक मुकम्मल इस तरह का सिनेरियो बनाया जाए जिसमें तमाम के तमाम जो उनका जो ख्वाहिशात हैं उनको हल कर लिया जाए, उनको हासिल कर लिया जाए। इन शॉर्ट अगर मैं इसका खुलासा आपको बताऊं तो वो ये बनता है कि लबनान की आर्मी और हिजबुल्लाह ये आपस में कन्फ्रंट्रेशन में आ जाएं, ये आपस में लड़ते रहें और हमें कुछ करने की जरूरत ना रहे। वहीं पर खुले अल्फाज में बताया गया है कि इस आर्मी को अमेरिका मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अथेंटिक और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अब तक हर अथेंटिक और अपडेटेड इंफॉर्मेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। वहीं पर इस वक्त एक और बड़े अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी आपके साथ शेयर करनी इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, जो ही इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर तो फौरी तौर पर जो ईरान के अंदर मीडिया है और वो मीडिया जो कि जो बैरून मुल्क से सपोर्टेड अपोजिशन है उसके जेर कंट्रोल है, उसने एक वावेला करना शुरू कर दिया, उसने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि किसी तरह के नुकसान के बारे में कुछ भी नहीं बताना। ये स्टेट की पॉलिसी भी थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसके मुतल्लिक जो असल इंकशाफात हैं वो इस वक्त हो रहे हैं। जब आयतुल्लाह खामनाई शोहदा की फैमिली से खिताब कर रहे थे, उनसे तकरीर कर रहे थे, तो सिर्फ 60 अल्फाज में तमाम खुलासा सामने रख दिया और कहा कि ईरान हर सूरत में रिटेलिएट करे। रिटेलिएट मतलब, रिटेलिएट ना करने का मतलब यह है कि अगर रिटेलिएट नहीं करेंगे तो अमेरिका और इसराइल एक और बड़ा हमला करेंगे। और वहीं पर इस वक्त जो अमेरिकी नुमाइंदा है हॉटस्टेन, उसने एक और इंकशाफ दावा किया है, लेकिन यह दावा इंतहाई बोंगा है, इसको कोई बाय नहीं कर रहा, इसको कोई तस्लीम नहीं कर रहा। दावा यह किया गया है कि इसराइल के हमले के बाद ईरान के पास जो डिफेंस मिसाइल्स हैं वो कम पड़ गए हैं, वो खत्म होने वाले हैं। और वहीं पर ये वाला जो प्रोपेगेंडा है, इसके मुतल्लिक जो प्रोपेगेंडे का अगला स्टेप है वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूं। आयतुल्लाह खामनाई, उनके मुतल्लिक कहा जा रहा है ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और उसकी एक रीजन है।
اور وہ پراپیگنڈا یہ ہے کہ ان کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور یہ ایون جو نیو یارک ٹائم ہے اس نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ہی از نیئر ٹو ڈیتھ، کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہے۔ اب ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسا کر کے جو اندرون ملک ایران کے اندر کچھ ایسی طاقتیں، کچھ ایسے سورسز جو کہ آیت اللہ خامنائی اور اس سارے سسٹم کے خلاف ہیں، ان کو ایک موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ آیت اللہ خامنائی کو راستے سے ہٹا سکیں۔ یہ خوفناک گھناؤنی سازش اس وقت ایران کے خلاف ہو رہی ہے، لیکن آیت اللہ خامنائی جو کہ ایک بڑے زبردست اسٹریٹجسٹ ہیں، انہوں نے اس تمام کا کلا کما کر دیا ہے صرف 60 الفاظ میں۔ ان کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران ہر صورت میں ریٹیلیٹ کرے۔ اور دوستو اسی دوران ان تمام خبروں کے بعد سینٹ کام کے کمانڈر مشیل کوریلا آج دورہ کر رہے ہیں اسرائیل کا، اور وہاں پر وہ تمام اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی جن کے تحت اسرائیل کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرنا ہے ایرانی حملے کے خلاف۔ اور امریکہ نے واضح کر دیا، امریکہ نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ کے خلاف، یعنی امریکن ایسٹس کے خلاف، کیونکہ امریکہ کو اس وقت پتہ ہے کہ امریکن ایسٹ جو ہیں، چونکہ عراق سے حملہ کیا گیا ہے ایران پر، اور عراق جو ہے وہ امریکہ کے زیر کنٹرول ہے، لہٰذا امریکہ کو اس وقت اپنی بھی پڑی ہوئی ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر امریکہ وارننگ دے رہا ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا یا امریکن ایسٹس کو نقصان پہنچایا گیا تو اس وقت مکمل طور پر اس کی تمام تر ذمہ داری ایران کے اوپر ہوگی، اور ایران کو اس کے سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ مشیل کوریلا اس وقت تمام اسٹریٹجیز بنانے میں مصروف ہے، اور وہیں پر پینٹاگن نے باقاعدہ سے ایک بار پھر سے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ ایران حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، اور ایران ہر صورت میں حملہ کرے گا، اور ایران کے لیے حملہ بڑا ضروری ہے۔ ایران کے جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بے شک ایک سمپل سا ڈرون بھی ہوتا تب بھی ایران کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایران کی سوورینٹی کا سوال ہے، ایران کی عزت کا سوال ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ ایران نے جو حملہ کیا تھا وہ اس نے ایک بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا تھا، ریٹیلیٹری اسٹرائک تھی، اور اس کے متعلق ایران نے باقاعدہ سے UNNY کو باقاعدہ سے انفارم کیا تھا کہ اپنے سیلف ڈیفنس کے تحت وہ یہ تمام رائٹس رکھتا ہے۔ اس وقت بھی ایران کے پاس یہ تمام رائٹس موجود ہیں کہ وہ اسرائیلی حملے کے خلاف اپنے سیلف ڈیفنس میں اسرائیل کے اوپر حملہ کرے۔ اور اسرائیلی پراپیگنڈا بڑے ایک طریقے کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ اس وقت یونیفل جو یونائٹڈ نیشن کا ایک آرگنائزیشن ہے جو لبنان کے بارڈر کے اوپر، لبنان اسرائیل کے بارڈر کے اوپر ان کے پیس کیپرز موجود ہیں، 34 کنٹریز کی جو فوج ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور اس وقت یونیفل کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے کے بعد ایک اور چال چلی گئی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بتا دوں، یونیفل کے ہیڈ کوارٹر پر راکٹوں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے نکورا کے علاقے میں، اور ان کی جو وہیکل ورکشاپ ہے اس کو تباہ کیا ہے، اس میں آگ لگنے کی اطلاع ہے۔ پیس کیپر جو ہیں اس دوران بنکرز میں نہیں تھے، اور کچھ جو وہاں پر بنکرز میں موجود تھے ان کو مائنر تھوڑے سے زخمی ہوئے ہیں، لیکن زیادہ سیریس انجریز نہیں ہوئی ہیں۔ اور اس سب کو کور کرنے کے لیے کیا کیا ہے اسرائیل نے ایک فیک قسم کی ایک ویڈیو جاری کی ہے، ایک فیک قسم کا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ایک ٹنلز نیٹ ورک جو کہ حزب اللہ کا تھا وہ پکڑا ہے اس علاقے میں، اور ونس اگین پتہ نہیں کہاں کی ویڈیو دکھا کر انہوں نے سارا کچھ یہ پراپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یونیفل جو ہے اس کے بالکل ناک کے عین نیچے حزب اللہ کا ٹنل نیٹ ورک کام کر رہا تھا، اور لہٰذا ہم نے اس کو بے نقاب کر دیا، اور یونیفل یہاں پر کچھ بھی نہیں کر رہا، لہٰذا ہم اس وقت رائٹ پر ہیں کہ یونیفل کو یہاں سے نکالا جائے، یونیفل یہاں سے نکل جائے، تاکہ کسی بھی طرح کا جو پیس کیپنگ مشن ہے اس کے اوپر کام نہ ہو سکے۔ اور وہیں پر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ UNRWA UNRWA کے اوپر اسرائیل نے پابندی لگا دی ہے، اور اس پابندی کے خلاف ناروے، سلوینیا اور اسپین نے اس کی باقاعدہ سے مذمت کر دی ہے۔ اسرائیلی کنیسٹ نے اس کے اوپر مزید کام کرتے ہوئے اس میں ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کر UNRWA کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تنظیم یہ UNRWA کے پیچھے کیوں ہے اسرائیل؟ اس کی ریزن ہے دوستو، اس کی ریزن یہ ہے کہ UNRWA یونائٹڈ نیشن کی وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ تمام تر ریفیوجی جن کو فلسطین سے نکالا گیا ہے، زبردستی بے دخل کیا گیا ہے، یا وہ یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کی واپسی کے لیے کام کرتی ہے UNRWA۔ اور UNRWA جو ہے اس کو
बैन करने का मकसद ये है कि ये जो फलस्तीनी हैं ये किसी सूरत में वापस अपने मुल्क को लौट ही ना सकें। दिस इज कॉल्ड एथनिक क्लिनजिंग, और इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और इस वक्त तमाम तर जो ये मजालिम है यानी एथनिक क्लिनजिंग के, इसके ऊपर एक और काम भी किया जा रहा है। इसराइली क्नेस्ट में एक और बिल पास हुआ है, और इस बिल के तहत दोस्तों इस वक्त जो तमाम जो लोग भी इसराइल के ऑपरेशन के खिलाफ बोलेंगे, बात करेंगे, हमदर्दी रखेंगे, कुछ भी करेंगे, उनकी फैमिलीज को इस बिल के तहत उनको गजा से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाएगा, उनको गजा बदर कर दिया जाएगा, उनको गजा छोड़ने का हुक्म दे दिया जाएगा। तो इस वक्त इस बिल के ऊपर इतमार बिन गवीर, जो कि इस तरह की जो एथनिक क्लिनजिंग है इसमें बड़ी महारत रखता है, वो तमाम की तमाम उसमें कारगर साबित हो रही है। और एक और डेवलपमेंट के तहत हिजबुल्लाह ने बाकायदा से दावा किया है, स्टेटमेंट जारी कर दी है कि उसने गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर 90 इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। इसके अलावा ये जो ग्राउंड इन्वेजन है इसके अंदर मुसलसल नुकसानात की इतलाएं हैं। और दोस्तों हेब्रियो मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर कैसरिया के ऊपर ड्रोन हमला किया है, तब से नेतन्याहू मुसलसल खौफ की हालत में है। और उसमें रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि क्नेस्ट की मीटिंग हो रही थी। क्नेस्ट की मीटिंग के दौरान नेतन्याहू ये सवाल पूछता है कि अगर क्नेस्ट के ऊपर ड्रोन हमला हो जाए तो हमें कहां पर जाना चाहिए, हमें कहां पर भाग कर जाना चाहिए। और वहीं पर इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल ने तमाम तर जितनी भी उनकी जो मीटिंग्स हैं, जो वीकली मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट की, उसके अंदर उनको उनका वेन्यू बदल दिया है, उनकी जगह तब्दील कर दी है और उनका टाइम तब्दील कर दिया है, ताकि किसी भी तरह से उनके ऊपर हमला ना हो सके। और हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद $5,30,000 की एक सिक्योरिटी अपग्रेडेशन मांगी गई है, सिर्फ और सिर्फ कैसरिया के अंदर जो नेतन्याहू की प्राइवेट रहायशगाह है उसकी सिक्योरिटी को अपग्रेड करने के हवाले से। तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खौफ का क्या आलम है नेतन्याहू का। और स्पेन ने जो कहा वो कर दिखाया। स्पेन ने कहा था कि वो इसराइल के साथ हथियारों की डील्स के हवाले से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो रहा है, मुकम्मल तौर पर उसको खत्म कर रहा है। तो स्पेन ने एक मल्टी मिलियन डील इसराइल से मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दी है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में एमुनिशन, ये कॉन्ट्रैक्ट था बेसिकली, और इसको स्पेन ने कैंसिल करके वाज़ेह कर दिया है कि उसके जो बयानात थे वो हवाई या खलाई बयानात नहीं थे। उसके बयानात में जो कुछ उसने कहा था वो मुकम्मल तौर पर उससे अग्री करता है और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेगा। और दोस्तों ईरान ने मौजूदा सिनेरियो में मौजूदा तमाम सूरत हाल को जानते हुए अपने दिफाई बजट में 200% तक इजाफा कर दिया है। ईरान के पास पहले ही बड़े जदीद तरीन असलहा, ऐसे मिसाइल, ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके मुताल्लिक सिर्फ कयाफे लगाए गए हैं, सिर्फ खदशात का इजहार किया जाता है। लेकिन दर हकीकत क्या है, आपने बावर 373 को देखा कि बावर 373 ने किस तरह से के जदीद तरीन मिसाइलों को बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सहूलत के साथ रोका। तो अभी ईरान के पास अभी मजीद इसमें जो बजट में इजाफा किया गया, आपको बता दूं कि इससे पहले जो ईरान का बजट था इसमें 200% तक इजाफा किया गया है। $10.3 बिलियन का पहले बजट था, दिफाई बजट। अब ईरान ने $30.9 बिलियन का बजट मुख्तस किया है दिफा के लिए, जिसमें इसके ऊपर मजीद सर्च की जाएगी। और वहीं पर नेतन्याहू ने एक और दावा किया है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान एटमी मिसाइल, एटमी हथियार हासिल कर चुका है और उसके पास इतना स्टॉक मिसाइलों का मौजूद है जिससे इसराइल बआसानी इस सफ़े हस्ती से मिट सकता है। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की अहम तरीन, ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग, दुनिया भर से अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल इस वीलॉग में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि अब तक हर अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको बर वक्त मिले। खुदा हाफिज।